हेलो दोस्तों, हाय। सबसे पहले आप सबको 74th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। तो चलिए दोस्तों, हम सब 1947 से लेकर 2020 तक के हालात पर गौर करते हैं। तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो दोस्तों 1947 में हिंदुस्तान की पॉपुलेशन थी 319 मिलियन, जो कि आज 1381 मिलियन हो चुकी है। उस वक्त हिंदूज की पॉपुलेशन थी 84%, आज जो कि आज 79% है। उस वक्त 9.8 मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जो कि आज 14.2 है। उस वक्त क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2.3 थी, जो कि आज भी 2.3 है। और सिक्स की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उस वक्त उनकी पॉपुलेशन थी 1.89%, जो कि आज 1.9% है। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। दोस्तों 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान में मुकम्मल 8 प्रोविंस थे, जैसे पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, और 584 प्रिंसली स्टेट, जैसे कि हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर वगैरह। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट अमल में आया। तो आज 2020 में हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज मौजूद हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल इश्यूज और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। दोस्तों 1947 जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1950 जनवरी 26 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमल में आई, एंड रिपब्लिक डे 1950 में हुआ। और उसके बाद 1951 में हिंदुस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस एकदम बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीती गई। दोस्तों हिंदुस्तान का जो वोटिंग सिस्टम है, वोटिंग क्राइटेरिया है, वो एकदम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट प्रोसेस के जरिए से है, जिसमें हिंदुस्तान के हर एक 18 ईयर्स होने वाले सिटीजन को वोटिंग राइट दिया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2019 में यानी पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था, तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन यानी 1381 मिलियन में से 911 पॉपुलेशन वोटिंग करने के राइट हासिल करने वाले थे। दोस्तों जब 1951 में इलेक्शन हुआ तो टोटल लोकसभा सीट 589 सीट्स में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, जो कि आज 553 लोकसभा सीट्स में इलेक्शन होता है। तो दोस्तों पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो इमरजेंसी का तज़किरा करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इंडिया में इमरजेंसी 3 बार लागू की गई थी। सबसे पहले 1962 में जब इंडिया और चाइना का वार चल रहा था। दूसरी जंग 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का वार चल रहा था। तीसरी जंग 1975 में जब हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हालात इनस्टेबल थे और इम्बैलेंस थे उस वक्त। तो इसके बाद ही 1975 के बाद जैसे इलेक्शन जनरल इलेक्शन शुरू हुए तो उस इलेक्शन में कांग्रेस को हार हुई, एक नई पार्टी उभर के आई। अब तक हिंदुस्तान में 1 पार्टी डोमिनेंस था। जो इस इमरजेंसी के बाद जनरल इलेक्शन हुए तो उसमें एक दूसरी पार्टी उभर के आई, जिसका नाम था जनता पार्टी। तो इसी के बाद धीरे धीरे पार्टी बढ़ती गई, रीजनल पार्टीज आई, बहुत सी सारी पार्टियां गई और एकदम का फ्रंट बनने लगा। तो आज हिंदुस्तान में 2 फ्रंट चल रहे हैं, एक यूपीए जिसमें कांग्रेस एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है, और दूसरा एनडीए जिसमें बीजेपी जो अब सत्ता में मौजूद है वो बहुत बड़ी पार्टी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। दोस्तों जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उसमें मुकम्मल 20 यूनिवर्सिटीज़ थी और स्टूडेंट का स्कूल एनरोल परसेंटेज 46% था, जो कि आज हिंदुस्तान में 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 411 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 123 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जिसे हम यूनिवर्सिटी का रुतबा दे सकते हैं, और 282 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। टोटल 865 यूनिवर्सिटीज़ अभी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और आज हमारा स्टूडेंट एनरोल स्कूल में 96% हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्व करने की बात है हम सब के लिए। दोस्तों अगर उस वक्त के हम लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो 12% लिटरेसी रेट था, जो कि आज 74% हो चुका है। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है।
और उस वक्त सबसे ज़्यादा रेट स्टेट था मद्रास 11.9, जो कि आज केरला है, इसका लिटरेसी रेट है 93.91। और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट 100% मौजूद है। दोस्तों मेल लिटरेसी की अगर बात करें तो मेल लिटरेसी उस वक्त 21% थी, जो कि आज 82% हो चुकी है, और फीमेल लिटरेसी थी 8.8, जो कि आज 65% हो चुकी है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि आज से थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर चेंज होने वाला है, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अगर रिलीजन वाइज हम बात करेंगे एजुकेशन परसेंटेज के बारे में, लिटरेसी रेट के सबसे सामने हैं जैन, जिनका लिटरेसी रेट है 86.43, फिर क्रिश्चियन 74%, बुद्धिस्ट 71%, सिख्स 67%, हिंदू 63% और मुस्लिम्स 57.28%, जो कि बहुत सबसे नीचे है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। दोस्तों दुनिया में ही इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन रोड कनेक्टिविटी सेकंड नंबर पर मौजूद है, और जिसमें और रेलवे नेटवर्क जिसके बारे में आपको सब लोग जानते ही हैं। और एयरवेज के बारे में बात करेंगे तो हिंदुस्तान में टोटल 84 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं और 486 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्ट एयर एक्सपोर्ट कंट्रीज में से टॉप में मौजूद है। और दोस्तों हम व्हीकल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो 1947 में हिंदुस्तान में जो व्हीकल रजिस्टर्ड थे उनका नंबर था 3 लाख, जो कि आज 2020 में हिंदुस्तान में टोटल व्हीकल रजिस्टर्ड जितने हैं 253 मिलियन। और दोस्तों अब हम बात करेंगे फूड सेल्फ सफिशिएंसी और हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में। दोस्तों जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन बिल आवाम के दरमियान पेश की तो समझो एग्रीकल्चर फील्ड में तहलका मच गया। उस वक्त से लेकर आज तक हिंदुस्तान इतना फूड सेल्फ सफिशिएंसी कंट्री बन गई है कि हिंदुस्तान खाना उगाता है नहीं, दूसरे कंट्रीज को भेजता भी है, हिंदुस्तान से दूसरे कंट्रीज को खाना भी पहुंचाया जाता है, एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर हम हॉस्पिटल सर्विस की बात करेंगे तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 59,000 डॉक्टर्स मौजूद थे, जो कि आज सर्विस में 9 लाख डॉक्टर मौजूद हैं, सर्विस दे रहे हैं। और 36,000 नर्स उस वक्त मौजूद थे, जो कि आज अबाउट 7 लाख नर्सेस मौजूद हैं। और हिंदुस्तान में जिसे हम कहते हैं ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, वो 20,000 से भी ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इंडिया में मौजूद हैं। दोस्तों इसी की वजह से आज हम कोरोना जैसे एकदम भयंकर बीमारी से अच्छी तरह से लड़ पा रहे हैं। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया के इनकम सोर्सेज के बारे में। दोस्तों जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त 54% इंडिया का इनकम एग्रीकल्चर के ऊपर बेस था, जो कि आज 2020 में 15% हो चुका है। और आज हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो इनकम हमको मिलता है वो 54% है। इसी की वजह से दुनिया का एक हिंदुस्तान इन्वेस्ट करने का एक जगह बन चुकी है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो वर्ल्ड MNC कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करती हैं, हिंदुस्तान में अपनी कंपनियां खोलती हैं और खूब प्रॉफिट लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में अलग से कंपनियां नहीं मौजूद हैं। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनको वर्ल्ड रैंकिंग में मिली है, रिलायंस, टाटा, विप्रो जैसे बहुत कंपनियां हैं। दोस्तों अगर हम IT सेक्टर और बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये बता दूं, जैसे हिंदुस्तान में इंटरनेट आया तो समझो IT सेक्टर और बिजनेस मार्केट में एकदम तहलका मच गया। आज हिंदुस्तान में टोटल 80% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, 80% लोग, जो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। और इसी की वजह से हिंदुस्तान में फेसबुक, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, अमेरिकन एक्सप्रेस, IBM, एप्पल जैसे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल IT सेक्टर्स की कंपनीज इंडिया में मौजूद हैं। अगर हम GDP की बात करेंगे तो इंडिया का नंबर
सबसे पहले अमेरिका, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, फिर इंडिया 2.94। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि आप छठे नंबर पे कौन सी कंट्री है जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जिस कंट्री ने हिंदुस्तान का खून चूसा, हिंदुस्तान का माल लूट कर अपने देश को तरक्की किया, आज वो कंट्री जीडीपी रेट में हिंदुस्तान से नीचे है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। हम सबको जरूरी है कि हिंदुस्तान के डेवलप होने में हम सब लोग मिलकर हाथ बढ़ाएं और साथ दें। तो अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान की स्पेस और मिलिट्री के बारे में। तो दुनिया भर में जितनी भी मिलिट्री है उसमें हिंदुस्तान की मिलिट्री की पावर जो है वो 4th नंबर पे आती है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया के बाद हिंदुस्तान की मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा कड़क और पावरफुल है। चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो या आसादी मिलिट्री, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हमारा प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे लिए है। और दोस्तों अगर हम स्पेस के बारे में बात करेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वर्ल्ड में मशहूर है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीस्ट एक्सपेंसिव मिशन इन स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी हमारा आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च किया गया था, जो कि सोवियत यूनियन से था। उसके बाद रोहिणी 1980 में, उसके बाद फिर कई सारे PSLV, GSLV रॉकेट्स लॉन्च किए गए। दोस्तों 2008 जब सबकी नजर हिंदुस्तान पर जमी हुई थी, जब हिंदुस्तान ने लूनार ऑर्बिट को मून पर भेजा और सक्सेस हासिल की, दोस्तों उससे हिंदुस्तान खामोश नहीं रहा, बल्कि 2013 में हिंदुस्तान ने मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया। सब लोग को यकीन था कि हिंदुस्तान का मार्स ऑर्बिटर फेल हो जाएगा, क्योंकि चाइना और जापान जैसे मास्टर स्पेस टेक्नोलॉजी में कंट्रीज जो थे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स ऑर्बिटर फेल हो चुका था। और इस दूसरी वजह ये थी कि हिंदुस्तान का जो मार्स ऑर्बिटर का बजट था वो सिर्फ 450 करोड़ था। इसकी वजह से किसी को भी यकीन नहीं था कि मार्स ऑर्बिटर सक्सेस होगा। लेकिन 2014 में जब खबर मिली तो मार्स ऑर्बिटर सक्सेस हो चुका था। दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान ही रहेगा, हर वक्त अपना सर ऊंचा करके ही रहेगा। तो और सामने गए 2017 में PSLV सैटेलाइट में हिंदुस्तान ने 104 रॉकेट्स भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ा है। दोस्तों अब तक जो आप जाने वो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के बारे में थे, हिंदुस्तान ने जो तरक्की की थी उसके बारे में थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान में क्या क्या नुकसान मौजूद हैं, क्या क्या अभी डेवलप होने के एरियाज मौजूद हैं। तो दोस्तों हम अब बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप 10 सैड इंसिडेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले 1948 में जब नाथुराम गॉडसे ने हमारे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी को शहीद कर दिया। 1962 में इंडिया चाइना वार, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार, 1984 में सिख रिवॉल्ट जिसमें बहुत सारे सिख्स को मार दिया गया, और 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी जिससे बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान पहुंचा। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, जो कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और 2002 में गुजरात फसादात, जिसको आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। और 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक, जिसने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। और 2013 और 1997 में लेकर बीच में अलग अलग जगह पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुए, जैसे मुजफ्फरनगर, भागलपुर, लक्ष्मणपुर, ऐसा अलग अलग जगह में। और 2020 में हाल ही में दिल्ली रियॉट्स, आप सबको मालूम होगा कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। हाँ दोस्तों, आपने जान लिया कि हिंदुस्तान का GDP रेट जो है वर्ल्ड में टॉप 5 है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का पॉवर्टी लेवल बिलो है, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी लेवल हिंदुस्तान में मौजूद है। आज भी हिंदुस्तान में BPL बिलो पॉवर्टी लेवल रहने वाले लोगों की तादाद है 170 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी तादाद है। दोस्तों आज 2020 में जुलाई के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का
परसेंटेज, यूथ में 23.5% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों दूसरी बात, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो हैं नए रिटायर्ड टास्क करने के लिए, टैक्स को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिससे लोगों को टैक्स करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। और बहुत दूसरी वजह ये भी है, और अब बात करेंगे वीक रूरल इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों हिंदुस्तान की अर्बन इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई लेवल पर जा रही है, क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्रीज है, बिजनेस सेक्टर ज़्यादा है, लेकिन रूरल इकोनॉमी अभी भी बहुत ही ज़्यादा लो है। आज भी हिंदुस्तान में ऐसे घर मौजूद हैं जहां अभी तक इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, ऐसे भी विलेजेस मौजूद हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक नामो निशान भी नहीं है। और लैक ऑफ एजुकेशन भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, हमारा लिटरेसी रेट 74% हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे पीछे होने की वजह लैक ऑफ एजुकेशन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो अभी सही नहीं है। हिंदुस्तान में जो मास्टर माइंड्स होते हैं, जो पढ़ते हैं, अच्छी तरह पढ़ने के बाद उन सर्विस को वो जॉब करने के लिए चले जाते हैं बाहर अब्रॉड कंट्रीज में, अमेरिका, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर उन्हीं का मास्टर माइंड इंडिया के न्यू जनरेशन, इंडिया के यूथ को मास्टर माइंड बनाने में अगर वो लोग वापस आके खर्च करें तो हमारा इंडिया अमेरिका को बीट कर सकता है। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी ऐसे गांव हिंदुस्तान में मौजूद हैं, ऐसे विलेजेस मौजूद हैं जहां रोड कनेक्टिविटी नहीं है। उनको तार रोड कनेक्ट करने के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। कहीं को तो पहाड़ों के ऊपर गुजर कर रोड कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिक सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन में से 44% सैनिटेशन के लिए रिमोट एरिया इस्तेमाल करते हैं। अबाउट 700 मिलियन इंडिया पॉपुलेशन। तो दोस्तों फूड, अपने यहाँ फूड, हाँ हिंदुस्तान में खाना बहुत ज़्यादा है, फूड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लेकिन हिंदुस्तान में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है। आज भी हर दिन हर रात में ऐसी फैमिली मौजूद हैं जो खाली पेट, भूखे पेट सो जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदुस्तान सही करे। और हॉस्पिटल फैसिलिटी, हाँ हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, सब हैं, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में 50% विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर हॉस्पिटल कनेक्टिविटी नहीं है, बेसिक फर्स्ट एड सर्विस उनको नहीं मिलती है। दोस्तों पोल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान के अर्बन एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी 68.8 मिलियन टन्स पर ईयर वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मिकदार है। और जिसको वो उसको वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है, और एयर पोल्यूशन होने की वजह से लोगों में बीमारियां फैलती हैं। और करप्शन के बारे में बात करें तो करप्शन हिंदुस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है और अब भी मौजूद है। करप्शन को एकदम जड़ से ख़त्म करने के लिए हम हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक वीकनेस है हिंदुस्तान के फूड में। और दोस्तों वुमेन सेफ्टी, और पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान का वुमेन सेफ्टी यानी औरतों के ऊपर क्राइम होना, जुल्म होना और बढ़ गया है। पिछले 5 सालों में पिछले 5 सालों में औरतों पर जुल्म होना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और लास्ट हम बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में 65% अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाला देश है हिंदुस्तान, 65%। और दोस्तों ऐसी लोग 62.5 मिलियन लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो हर वक्त नशे की धूप में एकदम मगन रहते हैं। दोस्तों हम लोगों को ज़रूरी है कि इन जो नुकसान हिंदुस्तान में हमारे डेवलपमेंट को जो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो हमारे हिंड्रेंस बन रहे हैं उनको हटाएं, उनको फास्ट करें, उनको सॉल्व करें और हिंदुस्तान को एक अच्छा मुल्क बनाएं, अच्छा देश बनाएं और वर्ल्ड की इकोनॉमी में हर सेक्टर में हिंदुस्तान को टॉप बनाएं। इसके लिए सब मिलकर काम करें। तो सब फिर से आप सबको मेरी तरफ से
74th इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। जय हिंद।